नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि नई पीढ़ी के लिए, नव पीढ़ी के लिए, देश की नई जनरेशन के लिए जितना सकारात्मक माहौल, जितना सकारात्मक पॉजिटिव कंटेंट हम उपलब्ध करा सकते हैं उतना कराएं। अभी 30 सितंबर को एसएससी सीएचएसएल का 2018 वाला फाइनल रिजल्ट आया है और एक हमारे पास आप अमित कुमार नाम से भाई को देख रहे होंगे। उनका सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में। और सबसे पहले तो अमित भाई आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और स्वागत है आपका न्यूज 6 नेटवर्क पर। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल, आप अपने बारे में अमित भाई हमें थोड़ा बताइए। आप कहाँ से हैं, आपका परिवार का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? जी सर, मेरा नाम अमित कुमार है और मेरे पिताजी का नाम मूलचंद है, जो कि एक मजदूर आदमी है। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सर मतलब मेरी पढ़ाई भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हुई है। मतलब मैं इतना एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इतना कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं था कि मतलब कि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। ये फेलियर मैंने भी देखा है, अपने फेस किया है, लेकिन फेलियर के साथ साथ में सफलता मिलती है। सर, एसएससी एक ऐसा कहीं ना कहीं एग्जाम होता है जो डाइवर्स तरह के एग्जाम ले रहा होता है। उसमें सीएचएसएल भी है, उसमें सीपीओ भी है, उसमें आपका सीजीएल भी है, फिर एमटीएस टाइप भी। वो तो आप एसएससी की तरफ गए क्यों, और उस जाने के पीछे आपका कोई इंस्पिरेशन था? आपने कहीं से देखा, सीखा? एसएससी की तरफ मुड़ने का कोई विशेष कारण रहा हो आपका अमित? जी सर, मेरा एक विशेष कारण है। सर, जब मैं 2016 में ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था तो उसी टाइम पर मेरे एक दोस्त थे, मेरा बैचमेट था विक्रांत चिकारा। उनका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसमें एक्सटर्नल अफेयर में हुआ था सीजीएल के थ्रू 2016 में। तो उस टाइम पर मेरे कुछ दोस्त भी कोचिंग कर रहे थे। अभिषेक कुमार है सर, और आदित्य था, विपिन थे, तो वो कोचिंग कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर अप्रोक्सीमेट 22,000 के अराउंड फीस थी केडी कैंपस की। सर, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसके लिए नहीं करती हैं। मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे एसएससी करना है। मैंने सोचा था सिर्फ एमएससी करेंगे, आईआईटी जेईई की तैयारी करती हैं। लेकिन जब सर मेरा दोस्त वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हुआ और उसको मैंने देखा, उसके फोटो देखे, तो थोड़ा एक अंदर से जुनून सा हुआ कि नहीं यार, करती हैं, पैसा थोड़ा कोई बात नहीं, पापा से बोलेंगे, इधर उधर से लाएंगे। तो सर उस टाइम पे मतलब मेरे मन में लगा कि मेरा मेन जो इंस्पिरेशन है विक्रांत, जिसको देखकर मैंने मतलब स्टार्ट किया कि नहीं, हम भी जब इसने किया एसएससी तो हम भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है ये। इसका मतलब यही है, विक्रांत जी से आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कि पैसा इधर उधर से करेंगे, इस लाइन का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि एसएससी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है? बट सर, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 20,000 भी बहुत होता है, और खासकर जब आप दिल्ली में रह रही हो। क्योंकि चलो आप 20,000 रुपए दे भी रही हो, एक मजदूर आदमी है, 400 रुपए पर डे कमा रही हैं, तो 12,000 रुपए अप्रोक्सीमेट मंथ होता है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि आप पूरे मंथ जॉब करोगे या आपकी मजदूरी लगेगी, बीच में रह सकती हैं। और फिर घर के खर्चे भी होती हैं, आदमी बीमार भी होते हैं, मेहमान आते हैं। लेकिन उसको एक बार देख, अगर फीस दे लिया जाए तो, लेकिन फिर आपको रहना है, रूम लेना है, आपको बिजली का किराया अलग होगा, पानी का किराया अलग होगा, आपका बुक्स अलग होगी, लाइब्रेरी का अलग होगा। तो अब ऑलमोस्ट 6-7 हजार रुपये पर मंथ आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता था। कोचिंग से जो अलग था आपका, कोचिंग का तो एक बार दे दिया आपने तो 6-7 महीने आप बिल्कुल खत्म हो गया, आपको कुछ देना नहीं है। लेकिन जो सर उसको देना था, आपको पर मंथ देना था ना, वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी रखती घर वालों पर। लेकिन जिसने मेरे घर वालों ने मुझको बिल्कुल हमेशा, जब भी मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तुरंत दिए हैं। ये उन्होंने कहीं से दिए हों, इधर से लिए, या अंकल, मेरे अंकल सपोर्टिव थे, मेरे अंकल ने भी साथ दिए हैं। और मेरे गाँव वाले मतलब जब मैं आता था तो मिलते थे, बोलते थे कोई बात नहीं, जिस तरह की सहायता आपको चाहिए हम देने के तैयार है। अब मुझे बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? अभी आप वैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि हम बीएससी डीयू से कर रहे थे या दिल्ली से कर रहे थे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा अपना बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए। आप शुरुआत में कहाँ पढ़े हैं, इंटर आपने कहाँ से? सर, मैं खट्टा पहलादुर से मैंने 10वीं और 12th किया है। मैं एक मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा था। 5th तक तो मैं मतलब टॉपर था, अपने जो होते प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उसमें मैं टॉपर था। लेकिन जब मैं 6th में गया डीएन इंटर कॉलेज में, तो वहाँ थोड़ा सा होते अपने गांव में उस टाइम पे होता था कि इंटर कॉलेज में गए हैं तो रुतबा होगा थोड़ा सा, उस तरह से मतलब थोड़ा हम पिछड़ गए पढ़ाई से। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने 10th में, तो 10th में मेरा आउट ऑफ 100 37 नंबर था मैथ में मेरा, जिसकी वजह से हमारे सर ने, सुरेंद्र यादव सर थे उस टाइम पे प्रिंसिपल हमारे, तो उन्होंने
मैथ स्ट्रीम देने से मुझको मना कर दिया था, क्लियरली बोल दिया था कि नहीं हम आपको साइंस स्ट्रीम नहीं देंगे। जब आपके 10th में ही 37 नंबर है तो आप 11th 12 आप कह रहे हैं कि जो 10वीं की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं थी, उसमें मैथमेटिक्स में आपके 37 नंबर हाँ थे। यस सर। और आप 11th में मैथ लेने के लिए जा रहे थे, तो प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप उस लायक नहीं हो। फिर क्या हुआ सर? फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, अब मेरे अंकल के साथ गए थे तो उन्होंने एक कंडीशन रखा था सर मेरे साथ कि अगर आपका एक स्पेशल टेस्ट होगा 1 महीने बाद, अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते हो तो हम आपको साइंस स्ट्रीम देंगे, अदरवाइज आपको या तो कॉमर्स दे देंगे या आर्ट आपको या ऑटोमोबाइल जो भी आपको लेना चाहे उससे हम साइंस से अलग दे देंगे आपको। तो 12th में आपके जो विषय थे वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसीएम आप कह रहे हैं। तो फिर आपने उस टेस्ट को निकाला? जी सर, मेरे आउट ऑफ 10 9 नंबर थे सर उस टाइम पर। मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी हुई थी और उस टाइम पे मेरे टूर भी गया था आर्यभट्ट कॉलेज में, जिसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ था सर मैथ कंपटीशन। नहीं, ये तो अजीब हुआ ना, आप कह रहे हैं कि मेरे 37 नंबर थे 10th में, 11th में आपने 1 महीने में 90% नंबर टेस्ट में ले आए। तो इसके बारे में मतलब सर हम ये डिपेंड नहीं करते थे हम पास्ट में कैसे हैं, मैटर ये करता है कि जो हमें टारगेट दिया है हम उस टारगेट को कैसे अचीव करें सर। तो मैंने उसको देखा था, बस उस टाइम पे मेरे मन में यही था कि नहीं, क्योंकि मेरे जो सारे साथ के थे उनके अच्छे नंबर थे तो उनको सबको साइंस मिल चुका था, सिर्फ मैं ही एक बच्चा था जो मतलब मेरे ग्रुप में था कि मुझको अगर जो नहीं हुआ तो मेरा कुछ दूसरा स्ट्रीम होगा। तो मैंने देखा नहीं यार, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते, 1 महीने मैंने अच्छे से तैयारी किया था सर उसके लिए। नहीं, अच्छी बात है और ये जरूरी होता है। 10th और 9th वाली जो प्रक्रिया होती है वो जो बच्चे देख भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं कभी कभी दिशा भ्रमित तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी योग्यता कम नहीं होती है। अगर आप चाहें तो दोबारा उन लाइनों पर आ सकते हैं, उस क्षेत्र में आ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि आपके नंबर कम रहे हो, लेकिन 1 महीने के अंदर आपने इतनी मेहनत की कि वापस आप 80% 90% पर आ गए। मैं आगे बढ़ता हूं। गांव के बच्चे के लिए जब एसएससी का रुख करना होता है तो अंग्रेजी एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। तो आपने उसे कैसे मैनेज किया अंग्रेजी को, और क्या अंग्रेजी आपके लिए वास्तव में समस्या थी या वो आपका बेस्ट पार्ट रही? सर इंग्लिश मैं आपको बताना चाहूँ तो जब मैं यहाँ से 12th करके गया था 2013 में, तो मैंने डीयू में एडमिशन लिया था बीएससी मैथ ऑनर्स से। हालांकि इंग्लिश इतना कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पर सारे सब्जेक्ट इंग्लिश थे और यहाँ पर इंग्लिश का हमारा एक पीरियड होता था और वो उसमें भी हम सिर्फ ऐसे ही थे कि हम तो प्रोनाउंसिएशन भी करना अच्छे से नहीं आता था। तो वहाँ जब हमारी फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो मुझे अच्छे से याद है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी हम मुझसे रीड करा गई थी, तो मुझसे रीड नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो वो वहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन हम ए बोलते थे वो आ बोलते हैं, तो मैं डबल ए लिखता था आ को, और हम यहाँ बोलते हैं वाज, वो बोलते थे वोज, तो मैं WOS लिखता था वोज। तो लेकिन जब मुझे लगा तो मैंने घर आके फोन किया, रूम पे आके फोन किया, तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे मतलब मेरा उत्साह और दिन बढ़ाया, नहीं बेटा जब तुम इतना 12th में अच्छे से नंबर ला सकते हो तो तुम अच्छे से कर सकते हो। तो जो मेरे सर्वोपरि जो रही है मेरे माता पिता रही हैं, जिन्होंने मुझे हर संभव परिस्थिति में जब भी मैं डिमोटिवेट रहा हूँ तो उन्होंने मुझे सहारा दिया है सर। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी अंग्रेजी उस स्तर पे थी जो मोस्टली गांव के बच्चों की होती ही है, यानी कि ना तो ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं आप शब्दों को और अर्थ निकालना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी आपने जो है कहीं ना कहीं एसएससी में बहुत बड़ा पार्ट होता है अंग्रेजी का, उसे आपने किया है। मैं अब वहां चलता हूं इसी अंग्रेजी की बात पर या इसी भाषा की बात पर। आपने बाहर रहकर पढ़ाई की है, अगर मैं सही हूं तो कहाँ आपने पढ़ाई की है, और क्या ये बाहर रहकर ही हो सकता है या आपको लगता है कि बच्चा अगर चाहे तो गांव में रहकर या खुद भी तैयारी कर सकता है? सर अब तो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी है, उस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन ही होती थी। जो अधिकतर मतलब एसएससी के लिए मुखर्जी नगर एक फेमस है, अगर हम देखते हैं तो पैरामाउंट कोचिंग सेंटर है, केडी कैंपस है सर। मैंने केडी कैंपस से बहुत सारे मतलब ऐसे, लेकिन जो एक है इनका थोड़ा नाम ज्यादा चल रहा महिंद्रा है सर वैसे मतलब। तो मैंने केडी कैंपस से कोचिंग लिया था सर उस टाइम पे। सर कोचिंग मैं चाहूंगा कि गांव वाले बच्चे को तो एटलीस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि सर उससे मतलब हमारा एक इंग्लिश जो हमारे एक तो इंग्लिश गांव वाले बच्चों की होती ही कमजोर है, मैथ स्ट्रॉन्ग होता है हमारा, लेकिन सर ये हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग होता है और जो कंपटीशन का मैथ होता है वो दोनों एक डिफरेंट चीज है सर। हम डिफरेंट चीज इसलिए बोल रहा हूँ सर उसको, क्योंकि जो हमको 60 घंटे में 100 क्वेश्चन करने सर, सॉरी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करनी है, और वो 100 क्वेश्चन आपको विद एक्यूरेसी के साथ करने हैं सर। क्योंकि कंपटीशन आज इतना लेवल हो चुका है सर उसका कि आपको अगर 80% भी आपका नंबर है तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा सर।
मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे आपका जरूर होगा। ये नहीं है कि कुछ नहीं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सर इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो इसलिए सर मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लिश अब हम मानते हैं कि 12th तक सबकी एवरेज रहती है, मेरी भी एवरेज थी, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी 100% मैं श्योर हूँ कि आपकी 1 साल के अंदर कवर अच्छे से हो जाएगी और आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे। वही मेरा सवाल था, क्या आप मानते हैं कि कोचिंग होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, बाहर रहना ही चाहिए, या ये केवल पर्सन बाय पर्सन वेराई कर सकता है? सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको मतलब कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में मैं देखना चाहूंगा कि अगर जो एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसके लिए तो नीड है, उसके लिए तो बहुत जरूरत है कोचिंग की सर, क्योंकि बिना कोचिंग के तो आप मतलब आप मैथ कर रहे हो तो आपको टाइम वो करना, डिवाइड करना होता है। 4 सब्जेक्ट आपके आती हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो आपको एक टाइम डिवाइड करना होता है कि आपको मैथ के लिए सिर्फ 20 से 25 मिनट ही मिल सकता है, तो 20 से 25 मिनट आपको 25 क्वेश्चन करना है 20 से 25 मिनट में। तो सर उसके लिए आपको मैं मान रहा हूं कि मॉक टेस्ट सबसे कंपलसरी सर है। मॉक टेस्ट अगर आप कोचिंग भी नहीं करते हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट जरूर देना होगा पर डे के हिसाब से। वही अभी आपने कहा कि आपको कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट को सीरियसली लेना होता Yes, है, sir. उसे टाइम में बांटना होता है। तो सवाल ये भी हो सकता है कि जब आप लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं तो यू शुड हैव योर शेड्यूल। आपका शेड्यूल क्या होता था, कितने घंटे आप पढ़ लेते थे, या फिर आप जो है कोई विशेष शेड्यूलिंग के तहत नहीं पढ़ाई की? आपने किस तरह पढ़ा है? सर मैंने एक्चुअली ना तो मैंने टारगेट किया था कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है या मुझे आज 15 घंटे पढ़ना है। सुबह मैं उठता था, एक्चुअली हम 4 पार्टनर थे रूम पर, तो हमने डिवाइड कर रखा था कि सुबह का मैं और मेरा रूम पार्टनर था कुशल। कमरा लेकर दिल्ली में रह रहे हैं और उसी दौरान आपने तैयारी की है, तो 4 लोग एक साथ रहते थे? यस सर। ठीक है जी सर, तो मैं और कुशल हम दोनों सुबह के टाइम खाना बनाते थे, और अभिषेक और सोविंदर थे वो शाम के टाइम खाना बनाते थे। तो और एक ब्रिजेश रागत बाद में आया था, तो वो हमारा साफ सफाई मतलब उस तरह से हमने अपना शेड्यूल हमने बना लिया था कि आपको ही करना है और आपको अपने टाइम पर ही करना है। तो हम खाना बनाने के बाद सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था, तो हम खाना बनाने के बाद हम लाइब्रेरी जाते थे, तो हम वहां जाकर ये टॉपिक सिलेक्ट करते थे, हमको ये टॉपिक कवर करना है, ये हमारा 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो या शाम तक हो। उस टॉपिक को कवर करने के बाद फिर हम देखते थे कि हाँ हमारा कितनी टाइम पे हो गया है। अगर हमको लगता था कि 2-3 घंटे में हो गया तो हम थोड़ा रेस्ट लेते थे 5-10 मिनट का, फिर एक टॉपिक और सिलेक्ट करते थे। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि हमारा पूरे दिन में 10 से 12 घंटे एटलीस्ट स्टडी हो जाता था सर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके टारगेट होते थे पर डे के, Yes, sir. और आप उन टारगेट्स को मीट करते थे। Yes, जब sir. तक वो मीट नहीं हो रहे तब तक आपकी पढ़ाई जारी Yes, रहती है। sir. अब मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि जो गांव वाला माहौल होता है उसमें एग्जाम्स की जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी शायद हमारे जो है गाँवों में होती नहीं। हालांकि अब सोशल मीडिया का जमाना है तो धीरे धीरे स्थिति बदली भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवार की कितनी अहम भूमिका होती है किसी भी सफलता के लिए? और आपने शुरू में ही कहा कि बड़ा सपोर्ट आपको मिला। जब आप किसी रास्ते पर जा रहे होते हैं तो विफलता का भी एक बड़ा डर होता है, तो उस डर को भी दूर रखना होता है। परिवार कितना इंपॉर्टेंट है जब आप इस तरह की परीक्षाओं के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि खर्चा भी है और आपके पास कहीं ना कहीं वो संसाधन नहीं भी होते जो उसके लिए जरूरी होते हैं। परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है? सर मैंने कहना चाहूंगा कि परिवार का सपोर्ट ही मेन होता है, और ये 100% परिवार का ही सपोर्ट चाहिए हमको, क्योंकि हमारे अंदर जब हम पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं भी फेल हुआ। 2017 में मैं सीजन में प्री पास हुआ था, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन मैं टायर 3 के लिए एलिजिबल नहीं था। CSL में मैं 2017 में प्री आउट हो गया था। 18 में मेरा CSL में हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मुझको डिपार्टमेंट मिला है। 18 में मैं 3 नंबर से सीजल 18 में मैं रह चुका था। लेकिन जब हम फेल होती हैं तो उस टाइम पर मैं अपना बताऊं तो मैं अपनी मम्मी को अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, नहीं तो मैंने मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना, क्योंकि आज के टाइम में जब बंदे दिल्ली जाते हैं, एटलीस्ट गांव के जो होते हैं, तो जब इधर उधर का माहौल देखते हैं तो अपनी रास्तों से भटक जाती हैं सर, और खासकर मुखर्जी नगर में जाती हैं। तो उन चीजों को ध्यान में अगर आप रखोगे तो घर वाले आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं सर। जब आप फेल होते हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बहुत जरूरी है सर उस टाइम पर, क्योंकि वही एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको उस विपत्ति से निकालता दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है सर। बिल्कुल, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये कह रहे हैं, और चीजों को डाइवर्ट होने से बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, हालांकि बात लंबी करनी थी लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है हाल में, तो
आप जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जी। खासकर जो ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें सरकारी क्षेत्र में जाना है, उन्हें एसएससी के लिए जाना है या फिर यूपीएससी के लिए जाना है या डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए जाना है, आप उन्हें कुछ सजेस्ट करेंगे? उनकी पढ़ाई का तरीका क्या हो, उनका मानसिक संतुलन कैसे वो बनाए रखें, दूर जाने में जो चुनौती आ रही है उनका क्या सामना करें? आपका सुझाव नए जो बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन। सर मैं आप आने वाली पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा कि खासकर अपने गांव को और जो गांव देहात के हैं, क्योंकि उनको इतना मतलब नॉलेज नहीं हो पाता। आजकल वैसे होने लगा है, सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं कि आजकल जो गांव में है आर्मी का क्रेज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आर्मी में जो है हर साल बच्चा 1 या 2 ही सिलेक्ट हो रहा है, वो भी सोर्सेज आपके अगर जो सोर्सेस है और पैसा है आपके पास में, तो बिना पैसे के आर्मी में मुझे तो लगता नहीं है कोई 1-2 हुआ होगा, लेकिन हो भी गया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सर आज की आने वाली पीढ़ी के लिए सर कि आप रेगुलर पढ़ते रहो, कंटिन्यूस आपकी पढ़ाई होगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मत सोचना कि आप पहले एग्जाम में फेल हुए तो नहीं, आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। आप अपने घर वालों को मनाओ, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, एक चांस और मांगो और आपको फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट करके आप उसको एग्जाम को दो, आप 100% सिक्योर होंगे और आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। यही उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि नई जनरेशन अपने आप को सकारात्मक ले। चुनौतियां जीवन में सभी के हैं और उन चुनौतियों से डरकर भागना नहीं है। आज चुनौती है, आज विफलता है तो कल सफलता भी मिलेगी। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि 300 में से 211.25 अमित के जो है नंबर हैं। और अमित एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, जो भी करें वो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए, हमारी नव पीढ़ी के लिए अच्छा हो। न्यूज़ 6 नेटवर्क से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।